जल्दी से रीड करो फिर डिस्कस करेंगे। अपनी बुक से तुम ढूंढ सकते हो या मुझसे भी कुछ हिंट ले सकते हो। तो मूविंग कार ग्राविमीटर मैंने बोला 5 मार्क का टॉपिक है, उस पर पूरा पहला ही क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर सीरीज होना चाहिए क्या। पढ़ो देखो, अभी तो मैं पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, देखो पैराग्राफ रीड करो। मुझे लगता है कि ये पैरेलल के बजाय सीरीज होना चाहिए था क्या। अगर हम गैल्वेमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो अमीटर बन जाता है, और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्टमीटर बन जाता है। तो एक बार पहले जल्दी से पैराग्राफ रीड करो। Very sensitive device and used to detect or to check if current is flowing in the circuit or to measure the potential difference। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल बताया है, राइट। करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, जिसका फॉर्मूला में क्या पता है, एम बी साइन थीटा, याद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रेडियल इनसाइड द मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर। हम फील्ड को रेडियल बनाना चाहते हैं, राइट। तो रेडियल बनाने के मैंने दो रीजन बताए हैं, नोट्स में चेक करो। 90 डिग्री कर देंगे। हाँ, रेडियल का मतलब होता है 90 डिग्री, जिससे टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। अब बनाते कैसे हैं, बढ़िया, सिलेंडर। दो रीजन होता है, एक होता है कॉन्केव शेप मैग्नेट यूज करो और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कोर होनी चाहिए। मैंने बोला था सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, तो सिलेंडर से बनता है रेडियल और सॉफ्ट आयरन से फेरोमैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स हो जाता है, जैसे टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या लगता है, नोट से देखो, कॉपी से देखो, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, तुम सही कह रहे हो, कॉनकेव शेप मैग्नेट। कॉमा यहाँ पर एक बात मैं और लिखना चाहता हूँ, कौन सा, सिलेंड्रिकल शेप। दो बातें बताई हैं, सिलेंड्रिकल शेप कोर बनाओ या फिर कॉनकेव शेप मैग्नेट यूज करो। और ये ऐसी बातें एक बार ध्यान से सुन ली तो अगर तुम 2-3 मंथ्स नहीं भी पढ़ोगे और एग्जाम में आया तो अगर लिख ले जाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, करंट सेंसिटिविटी। तो क्या मैं करंट सेंसिटिविटी को बैंक कहता हूँ, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकर। बताया ऐसा कुछ, करंट सेंसिटिविटी बैंक होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी बैंक पर। अब आराम से पढ़ो, बताओ क्या लगता है क्या आंसर आएगा। रेशियो पूछा है ना, तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने में मुझे लगता है कि आर ऊपर आ जाएगा क्या, जिसको मैं आर कह रहा हूँ उसको ये क्या कह रहे हैं जी, ठीक है ना। तो एग्जाम में रट्टा काम आने वाला है या लॉजिक काम आने वाला है, लॉजिक। बहुत ऐसा नहीं पूछेगा व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसका एप्लीकेशन पूछता है। तो करंट सेंसिटिविटी बैंक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बैंक कर है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, पहले आराम से पढ़ लो फिर डिस्कस करते हैं। क्या ये वोल्ट मीटर बनाने की बात कर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि गैल्वेमीटर के सीरीज में क्या लगा दो एक, हाई रेजिस्टेंस। सही बात बोली, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई जी प्लस आर। अब क्वेश्चन में बस डेटा को पहचानो, 2 वोल्ट कौन है, वी। 10 ओम कौन है, बताओ भाई, 10 ओम कौन है, जी। आर तो मैं निकालना है, और क्या आई जी दिया है, 10 मिली एम्पियर मीन्स 10/1000। सॉल्व करो, बताओ कितना आता है। हाँ, लगता है 190 आ जाएगा, करके देख लो तुम।
और देखो ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में करे या नहीं करे, डेटा अलग है, बात अलग है, बट कॉन्सेप्ट सारा कराया है मैंने। तो एग्जाम में बैठोगे तो मैं सारे क्वेश्चन करे हुए देखेंगे, बस डेटा बदल देते हैं। डी क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। देखो डी क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक बात से बनेगा। तो आगे बैठ जाओ, जाने आगे पीछे। आगे आगे आगे। डी क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बुक्स में देखो या नोट्स में देखो। डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत है। और 100% तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ देन डिफ्लेक्शन विल बी। तो मैं चाहता हूँ, क्या हमने मूविंग का कैलोमीटर पढ़ा है क्लास में? कॉपी में खोलू, देखो मैंने क्या बताया। ढूंढने से क्या याद हो जाती है चीजों? तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि बार बार चीजें ढूंढो बुक के अंदर तो याद हो जाता है। और डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन ना बने तो कोशिश करते रहो, बस कोशिश करते रहो। मैं चाहता हूँ मूविंग का कैलोमीटर को कॉपी में देखूं, नहीं है तो बुक में देखूं। और ढूंढो, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया है मैंने, DINA = K5। हाँ, चेक करूँ मैंने ऐसा बताया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है BINA और रीस्टोरिंग होता है K5। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ, तो क्या n को हाफ करने की बात कर रहा है? तो इस फॉर्मूले से तुम्हें ये बात सीखने को मिल रही है कि n और फाई कैसे हैं। क्या n और फाई प्रोपोर्शनल है? तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर देंगे तो फाई भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये क्वेश्चन रट्टा से होगा या अंडरस्टैंडिंग से होगा? अंडरस्टैंडिंग होगी। डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल इनिशियल स्क्रैच से स्टार्ट होती है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ट्राई करते रहो, मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पेपर ट्राई करो। गलत हो रहा कोई बात नहीं, उसको बुक्स में ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। आफ्टर 10 पेपर्स देखना तुमको फायदा मिला या नहीं मिला। सेकेंड क्वेश्चन देखें, अ डाइलेक्ट्रिक एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो कॉपी में चेक करो, मैंने कभी बताया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कोई एग्जांपल कभी बताया हो? चैप्टर 2 में मिलेगा, राइट? देखो, अगर मैं मेटल कहता हूँ तो सबके दिमाग में क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक बोलता हूँ तो कुछ आता है दिमाग में? कोई एग्जांपल? हाँ बिल्कुल सही, डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन मैंने यही बोली थी, इंसुलेटर कैप्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर ही होता है। तो असर्शन सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है, मेरे हिसाब से ट्रू है। अब कोई छोटी सी बात मैंने क्लास में बोली तो उससे भी क्वेश्चन बनना है या नहीं बनना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्लास में सुनना बहुत जरूरी है, और बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मतलब हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है, कर करके कर करके, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती। क्वेश्चंस करते रहो, सीखते रहो। When a dielectric is placed in external field, dipole moment is induced, which produce a field that oppose the external field and reduce it. कॉपी में देखो, मैंने 100% डायग्राम बना के दिखाया है तुम लोग। नहीं पता तो बुक में देखो या कॉपी में देखो। मैंने रीजन बताया था, डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस क्यों हो जाती है। उसका रीजन होता है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E0। इस E0 की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज राइट में और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में पोलराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसका नाम क्या है? इंड्यूस। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की डायरेक्शन में या अपोजिट है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो रीजन सही कह रहा है या गलत कह रहा है? मेरे हिसाब से तो सही कह रहा है, ट्रू।
देखो पढ़ो, when a dielectric is placed in external field, dipole moment is induced which produce a field that oppose the external field and reduced it. मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं। अब आंसर ए टिक करोगे या बी? ए का मतलब है दोनों करेक्ट हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी का मतलब दोनों करेक्ट हैं बट आपस में कोई रिलेशन है। तुम्हारा नाम आदित्य है, मेरा नाम मयंक है, दोनों बातें सही हैं पर आपस में कोई लिंक है या नहीं है, तो उसका आंसर होगा बी। ठीक है ना? तब यहाँ पे समझो कि असर्शन और रीजन में लिंक है या नहीं आपस में। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे तो डायपोल मूवमेंट रैंडम होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे सारे डायपोल अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका आंसर क्या टिक करूं, ए या बी? बी, आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, आपस में कोई रिलेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, और डरना बंद करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, गलत ही करेंगे हम क्वेश्चन, कोई बात नहीं, गलत तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, पर ट्राई करो, डरना बंद करो पहली बात तो। चलो थर्ड ट्राई करें। Out of 60 watt and 100 watt bulb connected in to a same source made of same material, identical length, 100 watt bulb has greater cross sectional area. आंसर नहीं देना है, पहले आराम से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे बताओ मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूं? क्या क्वेश्चन में पावर दी हुई है? 60 watt एंड 100 watt कनेक्टेड टू सेम सोर्स, यानी वोल्टेज सेम है क्या? तो मैं जानना चाहता हूँ क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है पावर और वोल्टेज में? दो फॉर्मूले मुझे याद आ रहे हैं, तुम्हें नहीं याद है तुम बुक से ढूंढ के बताओ, नो प्रॉब्लम। वी आई, वेरी गुड, एंड वी स्क्वायर बाई आर। अब वाइजली डिसीजन लो और बताओ किस फॉर्मूले पे हमें फोकस करना चाहिए, फर्स्ट पे या सेकंड पे? सेकंड। ठीक बात बोली ना, वेरी गुड। अब ये बताओ क्या हमें ऐसा पता है आर इज रो एल बाई ए, तो क्या ऐसा बन जाएगा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर ए बाई रो एल? ठीक है ना? क्या क्वेश्चन में एरिया की बात कर रहा है? ठीक बात बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी पावर, फॉर्मूले से देख के बताओ, ज्यादा होनी चाहिए या कम? ज्यादा। जिसका एरिया ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, यानी जो मोटा वायर है वो 60 वॉट वाला होना चाहिए या 100 वॉट वाला? 100 वॉट वाला। ठीक बात है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? लॉजिकल। और ये बात महसूस करो कि फिजिक्स में काफी घुमा फिरा के पूछते हैं ये लोग, अंडरस्टैंडिंग चाहिए मतलब। रीजन, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी ट्रू है। ए बी? ए, यही से तो हमने बताया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो तुमने नोट्स बनाए ये बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हें बहुत काम आएंगे एग्जाम में, बस इनको अच्छे से रिवाइज करो। और ये बात महसूस करो कि एग्जाम के टाइम हमारा स्टेमिना बहुत बढ़ जाता है। अगर तुम्हारा कल एग्जाम है और आज तुम अगर 10 घंटा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ लेते हो, नॉर्मली ऐसा होता है। बस तुम्हारे पास कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, ढंग से पढ़ते ही जाओ, बस बन जाएगी। चीजें दिमाग के अंदर होती है तो हो जाता है फिजिक्स में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेलरेशन इक्वल होगा। ठीक है, पहले ये बताओ ड्यूट्रॉन का मतलब समझते हो? 1h2, और अल्फा का मतलब क्या होता है? 2he4, न्यूक्लियस। तो अगर मैं पूछूं ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? देखिए गैस करो क्या लिखना चाहिए ड्यूट्रॉन पे। ड्यूट्रॉन पे नीचे वाला चार्ज होता है 1e, 1e। और अल्फा पे कितना चार्ज होता है? 2e। ठीक है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE होता है फोर्स फॉर्मूला। और क्या फोर्स को हम ma कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो अगर तुम ड्यूट्रॉन के लिए लिख रहे हो तो मास कितना डालूंगा?
ऊपर हमारा मास होता है, तो मास 2 यूनिट और चार्ज कितना पुट करूंगा 1 यूनिट। ये मैंने किसके लिए पुट करा था, न्यूट्रॉन के लिए, राइट, ठीक है ना। अब मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, अल्फा। अल्फा का मास कितना पुट करोगे 4 यूनिट और चार्ज 2 यूनिट। डिवाइड करने से कुछ फायदा होगा, क्या लगता है, एक्सप्रेशन सेम है या डिफरेंट आया, क्या A1 इक्वल टू A2 आ गया, आया नहीं है, तो एसेसन तो ट्रू लग रहा है। अब फोर्स के बारे में सोचते हैं, फोर्स क्या होता है, QE। दोनों पे चार्ज सेम है या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना था 1 यूनिट और अल्फा पे 2 यूनिट, तो चार्ज सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो फोर्स डिफरेंट होगा, ठीक बात कह रहा हूँ। तो क्या लगता है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। अब ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो सी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स में आराम से बन जाते हैं, बेसिक बात बस क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मेटल स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो मेटल में चार्ज स्फीयर के अंदर होता है या सरफेस पर होता है, सरफेस, वेरी गुड। तो हॉलो है या सॉलिड है, ये इंपॉर्टेंट बात है या इनसिग्निफिकेंट है, हॉलो या सॉलिड हो, चार्ज अंदर भरोगे या सरफेस पर, तो हॉलो या सॉलिड होना कोई फर्क नहीं लाता हमारे लिए, अगर मेटेलिक है तब। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और बताओ क्या लगता है तुम्हें आंसर। बढ़िया, सी लग रहा है मुझे। मैंने बोला हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, अगर मेटेलिक है तो चार्ज अंदर रुकेगा ही नहीं, चार्ज कहाँ रुकेगा, बाहर। तो अगर चार्ज बाहर सरफेस पे ही रहेगा तो चाहे हॉलो चाहे सॉलिड हो एक ही बात है। तो यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हाँ, तब फिर सॉलिड पे ज्यादा होता। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तब सॉलिड पे चार्ज ज्यादा होता, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी चार्ज होता है और सरफेस पे भी होता है। कंडक्टिंग में सिर्फ बाहर होता है, आउटर सरफेस पर, अंदर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए से फील्ड लाइन पास आ रही है या दूर जा रही है, तो पक्का ये कैसा होना चाहिए, दूर जा रही है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। बी के पास आ रही है, दूर जा रही है, तो बी पक्का कैसा है, नेगेटिव। ये बात समझ में आई। तो हमने इतना तो जज कर लिया कि ए पक्का पॉजिटिव और बी कैसा है, नेगेटिव। तो क्या सी और डी ऑप्शन तो पक्का कट गए, तो बस ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कोई बता सकता है ए पे ज्यादा चार्ज है या बी पे ज्यादा चार्ज है, हाँ, फील्ड लाइन से पता चलता है। ए पे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ए से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अनन्या बता सकती हूँ, 10, बढ़िया, काउंट करूँ। अब बी पे कितनी आ रही है, 7, काउंट करूँ। क्या एग्जाम में पूछ सकता था कि रेशियो बताओ, तो मैं तो 10/7 लिखूंगा इसका आंसर। तो इसका मतलब ये बात भी तुम्हें सीखने को मिली कि फील्ड लाइंस का जो रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो होता है, ठीक है। और अगर फील्ड लाइंस दूर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज है, पास आ रही है तो नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 7, तुम लोग को इस क्वेश्चन से कुछ समझ में आ रहा है, इस पेपर से सारा अंडरस्टैंडिंग का खेल है, देख लो, सारा अंडरस्टैंडिंग पूछते ही लोग। 7th, मुझे लगता है इसका आंसर तुम लोग डेफिनेटली दे सकते हो। 2 शीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पूछा है, बिटवीन पे। अगर लेफ्ट पे पूछता तो मैं क्या लिखता हूँ, 0, राइट पर 0 और बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है।
क्वेश्चन नंबर 8, कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? K इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ। हमने पढ़ा ऐसा कोई फॉर्मूला? तो एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ नॉट बाई के। तो मीडियम डालने से फोर्स ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ए ऑप्शन तो पक्का काट दूंगा, के स्क्वायर नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी पक्का काट दूंगा। अब बी और सी में से ध्यान से देख लो, मीडियम आने में फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, three charges plus q are placed at corners of isosceles triangle ABC of side BC and AC 2A। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जानते हो तुम्हें क्या डाउट आ सकता है? आइसोसेलेस बोला ना, तो दो साइड तो पक्का इक्वल है। अब राइट एंगल है या नहीं मुझे नहीं पता। एक तीनों बजाय चार हमने क्या रखा है? क्यू क्यू टू, और ए बी बी सी एंड ए सी बोला, बी सी एंड ए सी। इसका ट्रायंगल का नाम मुझे सोच के लिखना पड़ेगा, राइट? एक हमारा बी सी है और एक हमारा कौन है? ए सी। ये दोनों कितने? 2A। एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए। बी सी के मिड पॉइंट को बोला है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है? डी एंड ई बोला था, ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए। क्या सबको डी और ई दिख रहा है? अब कह रहा है वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई। हम चार्ज को कहाँ ले जा रहे हैं? डी से ई, ठीक है ना? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बताया सर फॉर्मूला? बताया सर फॉर्मूला? अब मैं जानना चाहता हूँ ई पे कितना पोटेंशियल होगा। बता सकता है कोई? पहले बताओ, बी, सबको बी सी ए दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है बी सी ए। मैं पॉइंट ई के बारे में सोच रहा हूँ, तो ए कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? के क्यू बाई ए। सी कितना क्रिएट करेगा? के क्यू बाई ए। और बी कितना क्रिएट करेगा? के क्यू बाई आर। मैंने बी टू ई डिस्टेंस को नाम क्या दे दिया है? आर। ये सारी बात मैंने किसके लिए लिखी है? ई के लिए। अब किसके लिए लिखूंगा मैं? डी के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ डी पर ए कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? के क्यू बाई आर। क्या डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए आर के? बी कितना करेगा? के क्यू बाई ए। और सी कितना करेगा? के क्यू बाई ए। देख लो कहीं इक्वी पोटेंशियल सरफेस को नहीं हो गई है? सब कैंसल आउट हो गया क्या? देखो देखो ध्यान से, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई आर, सब कट गया क्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब डी और ई का पोटेंशियल सेम है। कैलकुलेशन करते टाइम मुझे आइडिया लगा, उसके पहले नहीं मालूम पड़ा, कैलकुलेशन से मालूम पड़ा मुझे। हमेशा नहीं। हाँ ठीक है, 10th क्वेश्चन, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ। कौन बताएगा? तो 2014 में बोर्ड का पहला क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा चेक कर लेते हैं ना। मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम मानते हैं कि आंसर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन लेंथ।
पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? W/Q, है ना? सही। तो क्या इसमें कूलम आ जाएगा? और कूलम तो हमें दिख नहीं रहा, हमें तो दिख रहा है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। उल्टा सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। ये लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, मैं बस एक बात लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। बस एक बात लिखना है मुझे, ध्यान देना और बताना मैंने सही लिखा है या गड़बड़ लिखा है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ? ऐसा, थोड़ा ध्यान से सोचो। क्या 1 मीटर को मैं नीचे ले जा सकता हूँ वहां से? ये मीटर पर सेकेंड स्पीड तो नहीं बन गया? और वोल्ट पर मीटर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बन गया? तो क्या हमने कोई कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी? इसका आंसर क्या है? मोबिलिटी। अब देखो, बताने के बाद बहुत आसान लगता नहीं लगता? तो वहां तक सोचना। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमने क्लास में करा है। अगर चार्ज को हम डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ बताया, Q इक्वल टू CV? इसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था? Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो C पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे तो लगता है सेम रहेगा। Q और V प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये भी बात मैंने क्लास में कराई है, चेक कर लेना। हाँ, मैंने क्लास में लिखवाया है ये क्वेश्चन। सही। कि अगर चार्ज को डबल करोगे तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सबको पॉइंट्स दिख रहे हैं? PRS दिख रहा है। इसमें किसका पोटेंशियल सेम होगा? ऊपर नीचे वाला मतलब RNS। ROS का पोटेंशियल सेम होगा। सही। क्या मैंने ऐसा बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? इसका मतलब पक्का P और R में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? बताओ भाई सब लोग। अच्छा, ROS का इक्वल होगा या नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब P का ज्यादा होगा या कम होगा? मुझे तो लगता है P का ज्यादा होगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उधर पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P से R जा रही है या R से P? P से R। इसका मतलब P ज्यादा है और R कम। ये भी क्वेश्चन तुम लोग टेस्ट में डाला हुआ है मैंने। अगर पहले के टेस्ट चेक करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बायो सेवर्ट लॉ की बात कर रहा है। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर एक वायर में करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी? प्रोपोर्शनल टू DL क्रॉस आर, राइट? पढ़ा है ना ऐसा कुछ बायो सेवर्ट लॉ में? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पक्का क्या है? परपेंडिकुलर है DL के और R के। जिसको मैं DL कह रहा हूँ वो पूरा आइडियल है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। और करंट जिधर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। तो इसका आंसर फर्स्ट लग रहा है मुझे, 14। ऐसा क्वेश्चन तो अभी कुछ दिन पहले AC में कराया है मैंने। A solenoid is connected to a battery so that steady current flows through it. If an iron core is inserted into solenoid, बताओ भाई क्या होगा?
करंट इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या सेम रहेगी? अगर डीसी है तब चेक करो, कॉपी में बताया मैंने। अगर ये एसी होता तो सेम इफेक्ट होता है या बदल जाता? डीसी में इसका आंसर होगा रिमेन सेम। रीजन, इंडक्टेंस डीसी में काम करेगा या नहीं काम करेगा? नहीं काम करता। अगर ये, तो डीसी में तो सेम ही रहेगा। अगर ये एसी होता तब मैं इसका आंसर क्या बोलता? आर एन डॉट डालने से एक्सेल बढ़ जाता, करंट कम हो जाता। फॉर एसी, एसी में कम हो जाती है और डीसी में सेम ही रहती है। ऐसा हमने कभी पढ़ा है, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, और डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 0। एल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इससे एक्सेल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डीसी में तो एक्सेल हमेशा 0 होगा। तो डीसी के लिए मैंने आंसर क्या बोला? सी। अगर एसी होता तो बी। 15th इजी क्वेश्चन है। मिनिमम एनर्जी कब होगी? जीरो। बढ़िया। और मैक्सिमम कब होगी? 180 का। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का? माइनस पी ई कॉस थीटा। तो मैंने कई बार बताया है, थीटा 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एंड थीटा 180 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो 0 पे मिनिमम होगी और पाई पर मैक्सिमम होगी। 16। क्या लगता है, कोई सीरीज पैरेलल मालूम पड़ रहा है? बताओ। बिल्कुल सही, ऊपर वाले दोनों कैसे हैं और उसके साथ नीचे वाला 1, तो 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 1, और 1 और 1 पैरेलल में 2। आगे 17 भी इजी है। हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? तो वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, है ना? तो हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। सीरीज या पैरेलल की बात कर रहा है। सीरीज। अगर वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो तो सीरीज, अगर एमीटर बनाना चाहते हो तो पैरेलल। ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या चैप्टर 3 में हमने कोई ग्राफ पढ़ा है सेमीकंडक्टर का? बताया, बनाया कुछ ऐसा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम पास करेगी अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन? तुमने क्वेश्चन सही से नहीं पूछा। तुमने क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है और अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है। अगर अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है फिर तो स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगा। कुछ और पूछा होगा कि एक फील्ड को ऑफ कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करा होगा तो पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तो पाथ, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा? समझो ना, क्वेश्चन पूछने का वो सेंस होता है कि भाई अगर दोनों है फिर तो पाथ इलेक्ट्रिक स्ट्रेट लाइन ही होगा। किसी एक फील्ड को ऑफ करोगे तो हाँ। सेक्शन बी देखो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मुझे नहीं याद है बट मुझे फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम होता है एम इंटू 2 एल, और इस स्मॉल एम को मैं बोलता हूँ पोल स्ट्रेंथ। जो मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लास में भी याद करो, हमने मैग्नेट को कट करा था, ट्रांसवर्स कट किया था और लॉन्गिट्यूडनल, है ना? तो ये स्मॉल एम हमारा कौन है? पोल स्ट्रेंथ। कैपिटल एम है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला मुझे पता है I N A। तो अगर मैं यूनिट सोचूंगा तो क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, है ना? और जो ये 2L इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है? एम्पियर मीटर। डी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है ना?
तो देख लो, छोटी सी बातें डिस्कस करेंगे उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कई बार हमने इस क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करा है ना, -q/4 सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। नोट्स में चेक करना, हमने करा रखा है क्वेश्चन। 21, what happens to the current in a coil when accelerating a magnet inside it? मतलब एक कॉइल है, इसके अंदर कोई मैग्नेट है, ऐसे मान लो वर्टिकल है। अब एक मैं मैग्नेट को फॉल करा दूं तो मैग्नेट एक्सीलेट होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर किसी पाइप के अंदर तुम किसी मैग्नेट को फॉल कराओगे, अगर वो पीवीसी का पाइप हुआ तब तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल फ्री फॉल होगा। बट अगर वो पाइप मेटल का हुआ तो मेटल के अंदर एडी करंट आ जाती है, और एडी करंट मैग्नेट को आसानी से गिरने देगी या रोकने की कोशिश करेगी? ठीक है ना, रिटार्ड करेगी, कोशिश करेगी। तो इसका मतलब इस बार एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा या लेस देन जी होगा? ठीक बात है ना। अब इस हिंट से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। What happens to a current in a coil when accelerating a magnet inside it? अगर एक मैग्नेट को किसी कॉइल में फॉल करा दिया या एक्सीलेट करवा दिया, तो एडी करंट चाहती है कि मैग्नेट मूव करे या ना करे? अपोज करेगी। तब सोचो क्या लगता है इसका आंसर? लेंज लॉ का एक बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। लेंज लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट हमेशा। अगर फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो, और कम हो रहा है तो ज्यादा कर दो। हाँ, तो वही बात यहाँ सोचो, बिल्कुल सही सोचो, उसी सॉल्व होगा। What happens to a current in a coil while accelerating a magnet inside it? तो वो तीन पॉसिबिलिटी बनाना चाहता हूँ। एक, मैग्नेट पास आ रहा था जो ऊपर बनाया मैंने। दूसरे केस में देखो ध्यान से, मैग्नेट निकल गया क्या कॉइल से, देखा। और एक केस में बनाना चाह रहा हूँ जब मैग्नेट इनसाइड है। तो इसका एक मैंने ग्राफ पढ़ा था ईएमएफ वर्सेस टाइम का, अगर तुम लोगों ने कहीं देखा हो, मोस्टली मैंने मॉड्यूल में डाला होगा, ऐसा ग्राफ बनता है। अगर इस ग्राफ पे ध्यान दो तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो मैंने ग्राफ बनाया है, फोर्थ क्वाड्रेंट का पीक ज्यादा बनाया है क्या? नोटिस करो। उसका रीजन है, मेरे दिमाग में चल रहा है ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी। तो जैसे जैसे मैग्नेट फॉल होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ईएमएफ भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा तब ईएमएफ होगा। बट जब मैग्नेट कॉइल के इनसाइड होगा तो उस वक्त ईएमएफ नहीं होगा, उस वक्त फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नोटिस करूँ। अब यहाँ पर हम इनसाइड आके बस मैग्नेट लिखते तो इंक्रीज होता। अगर यहाँ मैग्नेट इनसाइड नहीं बोलता ना, एक्सीलरेटिंग मैग्नेट लिखता तो फिर इंक्रीज होता है इसका आंसर। इनसाइड है तो कुछ नहीं होगा। ये तो मैग्नेट क्या होना चाहिए, ऐसा जगह क्वेश्चन मैंने करवाया है कि एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है, या एक केस और बताता हूँ, थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। तो अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रही है तो फ्लक्स वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? तो कुछ नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए तब लेंस लॉ उसको अपोज करता है। पर अगर एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो उसका फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई इमेफ नहीं होगी। तो मैंने जो एक कॉइल में मैग्नेट फॉल कराया, मैंने कहा ए क्या होगा, लेस देन जी। इसका मतलब जब ये मैग्नेट कॉइल के पास आएगा तब एक इंड्यूस ईएमएफ होगा जो उसको अपोज करेगा। क्या थोड़ी देर बाद मैग्नेट कॉइल के अंदर चला जाएगा? तो जब तक वो कॉइल के अंदर मूव करेगा तब तो कोई ईएमएफ नहीं होगा, और जैसे ही कॉइल से बाहर निकलेगा फिर से ईएमएफ आ जाएगा। तो जो पहला वाला ईएमएफ था, अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो तो वो अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन? रिपल्शन, पास नहीं आने देगा। और जो फॉल हो रहा है डाउनवर्ड वाले में, उसमें कैसा शो करेगा, अट्रैक्शन।
और जब कॉइल के अंदर फॉल हो रहा है तब कुछ नहीं शो करेगी, तब कुछ नहीं शो करेगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। An electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid. Which of the following is true? क्या लगता है तुम लोगों को? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। क्या सबको सोलेनोइड दिख रही है? क्या सोलेनोइड की एक्सिस दिख रही है? इस एक्सिस में तुमने क्या फायर कर दिया है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या तुम्हें वो वेलोसिटी दिख रही है इलेक्ट्रॉन की? देखी? सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? क्या सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस होती है? तो मैं जानना चाहता हूँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना दिख रहा है तुम लोगों को? 0। और फोर्स का फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 तो फोर्स क्या होगा? 0। तो आंसर क्या होगा? ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है ना? बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अंडरस्टैंडिंग में। 23 देखें। इसमें कुछ सॉल्व करना है या सिर्फ किरचॉफ को पहचानना है? एक्सेस नहीं पूछता, टर्न्स के हिसाब से पूछता। हाँ, तब कुछ और आंसर होता, तब सर्कुलर हो जाता या हेलिकल हो जाता। 23 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, पहले तो लूप पहचानो। फर्स्ट ऑप्शन में देखो E2 और E1 की बात कर रहा है क्या? है ना? सबको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है? तो हम अगर E2 से E1 की तरफ चले तो मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? CBADA, CBADC। क्या -E2 लेना पड़ेगा? -I2R2। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत लग रहा है मुझे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड भी रॉन्ग लग रहा है। किरचॉफ का बेसिक रूल पता है? जब भी बैटरी आती है मैं जंप करता हूँ। अच्छा देखो मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं लूप बनाना चाहता हूँ। मान लो मैं किसके लिए बनाना चाहता हूँ? A B C D A के लिए बनाना चाहता हूँ। तो क्या A to B में -E1 लिखूंगा? और मुझे क्या दिख रहा है? I1R1। सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? लूप जा रहा है A to B और करंट कहाँ जा रहा है? B to A। दिख रहा है तुमको डायग्राम में? तो प्लस लिखूंगा या माइनस? प्लस। अब मुझे क्या दिख रहा है? E2। तो +E2 या -E2? +E2 होगा, देखो ध्यान से। अब मुझे दिख रहा है I2R2। प्लस या माइनस? सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? सेम में माइनस आता है। अब पहले देखो ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है? नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है या नहीं? पहले ये देखो ध्यान से। नहीं, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट गलत लग रहा है। अब ध्यान देखो, क्या सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कैपिटल R की बात कर रहे हैं? इसका मतलब मुझे PQ वाला पार्ट लेना पड़ेगा क्या? सही है। एक बार मैं सोच रहा हूँ APQBA। दिखा तुम लोगों को? APQBA। क्या लिखूं बताओ? A to P कुछ नहीं है।
P2 को क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 इंटू आर, सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव, Q2 भी कुछ नहीं है, B2A क्या दिख रहा है मुझे, I1 R1 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बिल्कुल सही। फिर मुझे दिख रहा है E1 पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा कोई ऑप्शन है ढूंढू, डी ऑप्शन गलत हो गया क्या, डी देखता हूँ, E1 माइनस I1 प्लस I2 आर माइनस I1 R1, बिल्कुल सही, डी आंसर है। अगर इससे भी नहीं मैच करता तो फिर मैं कौन सा लूप लेता, डी ए पी क्यू बी सी डी, तब उसको देखते, तो बस सही लूप पहचानना था इसके अंदर। बैटरी पे हमेशा जंप करना है और जहां पहुंचो वो साइन लेना है, पॉजिटिव पहुंचो तो पॉजिटिव, नेगेटिव पे तो नेगेटिव। और करंट का रूल क्या है, आई आर का साइन देखना है, अगर लूप और करंट सेम डायरेक्शन में तो माइनस, सिंपल। 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले बताओ दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है, बिल्कुल सही, आई इक्वल टू वी ना, VENA, सेम मेटल बोला है क्या, इसका मतलब बोला चाह रहा है ई और एन सेम हो गया, सही है, डबल द रेडियस, यानी हमें एरिया कंसीडर करना है, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, आई बाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी, एरिया को मैंने पाई आर स्क्वायर डाल दिया है। अब क्वेश्चन में वी आई क्या हो गया है, डबल, है ना, और रेडियस भी क्या हो गई है, डबल। तो अगर डबल करोगे तो होल स्क्वायर से 4 हो जाएगा क्या, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है, 25। देख लेते हैं, नहीं सब्जेक्टिव है, देखो ऐसा करा है 28 जैसा क्वेश्चन, बोर्ड में ऐसा आएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, 25 बताओ क्या करेंगे, पढ़ो जल्दी से पढ़ो। बट ये पेपर बहुत अच्छा बनाया गया है, हाँ वही लगाएंगे, फर्स्ट सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर each are connected in series and internal resistance capital R, a current I is observed to flow, तो ध्यान से देखना, बैटरी का ईएमएफ कितना है E, करंट कितनी है I, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, क्या n रेजिस्टेंस है कैपिटल R वाले, तो टोटल कितना हो गया NR एक्सटर्नल, और इंटरनल कितना है कैपिटल R, इंटरनल को भी कैपिटल R कह रहा है। आप कह रहे हैं when n resistances are connected in parallel to same battery it is observed that current is increased 10 times। तो अब जो सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा उसमें I लिखूंगा या 10I, और पैरेलल में लगाए ना तो R बाई एन प्लस कैपिटल R। क्या लगता है डिवाइड करने से कुछ बात बनेगी, करके देखो इन कितना आता है, डिवाइड करके देखो, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो R भी कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/n प्लस 10 इक्वल टू n प्लस 1, 10/n माइनस n, इसको बल्कि मुझे उल्टा करना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था 10 इक्वल टू
10 minus 1, sorry, 9 is equal to n minus 10 by n, राइट। अब ऑप्शन डाल के देखिए, पहला ऑप्शन क्या है 10, n को 10 डाल के देख लो, तो क्या सेटिस्फाई हो गया बाई चांस पहले ही ऑप्शन से, या क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लो, n 10 आ जाएगा। ठीक है, 26 देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल की बात कर रहा है, राइट। तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ। तो मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ क्या हो जाता है, कम, इससे रेजिस्टिविटी ज्यादा। अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी कम। तो कंडक्टिविटी कम होने का मेन रीजन क्या है, मुझे तो लगता है सी ऑप्शन होगा, मेटल्स में नंबर डेंसिटी का इफेक्ट नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा। ये भी मैंने कॉपी में कराया, देखो सब सारा कराया हुआ है मैंने क्लास में, देखना मैंने नोट करवाया हुआ है, सेम रीजन। 27, क्या इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पाथ तो पक्का सर्कुलर होगा, और क्या मैंने ऐसा पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड ज्यादा करता है कम करता है, या स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है वेलोसिटी की, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। कैसी आंसर, स्पीड को सेम रखेगा, ध्यान रखना, वेलोसिटी को नहीं, वेलोसिटी वाला ऑप्शन गलत है, स्पीड को नहीं बदल सकता, वेलोसिटी को बदल देता है। 28 क्लास में करवाया था क्वेश्चन ये मैंने, फोर्स निकालने का, यहाँ फोर्स या टॉर्क की बात कर रहा शायद। ठीक है, पहले ए बी वायर के से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डॉट या क्रॉस, मुझे तो लगता है राइट साइड में क्रॉस, लेफ्ट में डॉट, करके देखो। करके देखो, जिस डायरेक्शन में करंट है उस साइड थंब रखो, फिंगर्स देखो। अब मैं चाहता हूँ लूप, पहले समझ में आया मैंने क्या बोला, करंट के डायरेक्शन में थंब करो अपना राइट हैंड का, अब फिंगर को देखो किधर है, इधर अंदर जा रही राइट में और लेफ्ट में बाहर आ रही, शुरू करके। और ये काफी यूजफुल रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अब मैं जानना चाहता हूँ के एल एम एन दिख रहा है, क्या कभी हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, एम इक्वल टू आई एन ए। तो मैं चाहता हूँ के एल एम एन को ध्यान से देखो और बताओ कि थंब कहाँ जा रहा है, क्या थंब अंदर जा रहा है, तो इस डायग्राम में मैंने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट किधर जा रहा है, माइनस के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ जा रही है, माइनस के कैप। तो क्या दोनों के बीच का एंगल 0 है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो कितना टॉर्क आ गया, 0। क्या चीज, पहले करंट क्लॉकवाइज है क्या, के एल एम एन में करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, और थंब कहाँ जा रहा है, अंदर। तो टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, इसका मतलब ये पक्का रोटेट नहीं करेगा। अब ये बताओ जो ए बी वायर है, ये रेक्टेंगल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा।
और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? चेक करो मैंने क्या बताया, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है। तो ये रेक्टेंगल दूर भाग जाएगा या पास आ जाएगा? पास आ जाएगा। इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था क्लास में, चेक करना आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29, क्या लॉन्ग वायर की बात कर रहा है? तो लॉन्ग वायर की फील्ड का फॉर्मूला किसी को याद है? मुझे ऐसा याद है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। इसका मतलब आर के साथ कैसा है? इनवर्स रिलेशन। क्या 5 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर कर दिया है? मतलब डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिए। तो अगर तुम डिस्टेंस को 4 टाइम्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 30 when the number of turns in a coil is doubled without any change in its length। अब सेल्फ इंडक्टेंस का मुझे दो फॉर्मूला पता है, एक होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और एक होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब वाइजली क्वेश्चन पढ़ के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट या सेकंड? जल्दबाजी नहीं, पहले पढ़ लो आराम से। क्वेश्चन में स्मॉल एन की बात कर रहा है या कैपिटल एन की? कैपिटल एन की, तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात नहीं कर रहा है। When number of turns in coil is doubled without any change in length, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाना चाहिए? 4 टाइम्स। ठीक बात है, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 31 अभी ऊपर बताया मैंने? A metallic cylinder is held vertically, then a small magnet is dropped। क्या अभी बताया था कि एडी करंट आती है? अब देखो बोलते थे कि सीबीएसई में एडी करंट नहीं है, क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का क्वेश्चन है, ए इज लेस देन जी। ए लेस देन जी समझ में आया क्यों बोला मैंने? क्योंकि एडी करंट आएगी। और मैं तभी बार बार कहता हूँ ज्यादा से अपने जो नोट्स पढ़ लो पढ़ते रहो, बट एक ही चीज को बार बार पढ़ना चाहिए या नए नए क्वेश्चन ट्राई करते रहना चाहिए? नए क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी तो नया विजन मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी स्कूल में पेपर है आपस में शेयर करके उनको सॉल्व करो, तुम्हें फायदा मिलेगा उससे। 32 ये तो क्लास में करवाया है मुझे लगता है, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। ईएमएफ कितना है? 200। डी आई कितना है? 0-5। और डी टी कितना है? 0.1। तो 4 हेनरी आ जाए। क्लास में करवाया नहीं करवाया ऐसा क्वेश्चन? देखना, ठीक है। अब सेक्शन सी देखो, ये लर्न करने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाया पैराफेरो। तो डाया पैराफेरो की मैंने टेबल यहाँ बनवाई हुई, 10 प्रॉपर्टीज बताई हैं। मैंने कहा था एनी 5 जो तुमको सबसे अच्छी और सबसे आसान लगती है याद कर लो, आएगा एग्जाम में। जो तुमको अच्छी लगे, एनी थ्री। सेकंड का राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप। तो क्या टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी की बात कर रहे हैं? अब देखो क्या ये रेडियल फील्ड का सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं? थीटा 90 टॉर्क मैक्स है। क्या सॉफ्ट आयन का सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं? फेरोमैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स टॉर्क मैक्स है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ रहे हैं, हमने करा हुआ z डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन, कराया हुआ मैंने। केपी बाई, नहीं पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। केपी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस माइनस केपी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस माइनस होता है, राइट और लेफ्ट का फर्क आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में करा रखा है, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, कॉपी में चेक करना। क्या ड्रिफ्ट स्पीड वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली डेरिवेशन करी हुई हमने?
ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाँ माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। अभी हमने देखा टेम्परेचर राइज करने पे टाउ क्या हो गया था, कम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हाँ। ये भी मैंने करवाया हुआ क्लास में, देखना नोट्स में सेम लिखा है हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करा है, एसआई यूनिट क्या है हमारी, हेनरी। ठीक है, क्या ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व करा हुआ है, देखना कॉपी में सेम। मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फोर्स लगेगा F1, एक फोर्स लगेगा F2, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 ज्यादा पावरफुल होगा, उसका रीजन क्या है, पास है, ध्यान दो F1 पास है क्या, वायर के पास है तो स्ट्रांग होगा। ठीक है 39, इसको ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझसे। 39 अच्छा क्वेश्चन है। आज यहाँ तक कर लो, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ये अच्छे क्वेश्चन है लास्ट वाले। ठीक है, सेक्शन डी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।